welcome back to the amazing platform of Physics Wala. I am your very own Samapti ma'am and today we are going to start with the lecture number 8. शायद हो सकता है कि आखिरी लेक्चर हो सकता है ये आखिरी लेक्चर ना हो. लेट्स सी क्या होता है. अगर ये ना होगा आखिरी लेक्चर तो शायद आखिरी लेक्चर बहुत छोटा सा लास्ट लेक्चर आएगा. अदरवाइज हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो और ये आखिरी लेक्चर हो. ठीक है, तो आज जो बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें डिस्कस करना है. लास्ट टाइम हमने बेटा फर्टिलाइजेशन, हमने क्लीवेज के बारे में पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेटा implantation, we are going to talk about beta pregnancy and embryonic development, where we are going to talk about beta placenta, where we are going to talk about the functions of placenta, where we are going to talk about कौन से महीने में फीटस का बेटा कौन सा बॉडी पार्ट बनता है. अगर बेटा हो पाएगा तो ही आज हम पार्चुरेशन वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे अगर हो पाएगा, और साथ में हम PYQs भी करेंगे. जो भी बेटा टाइम अलाउ करेगा वी विल सी. अगर ये नहीं हो पाएगा तो यही टॉपिक्स जो ऊपर दिए हुए बेटा विल डिस्कस दैट. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अच्छा, ये डायग्राम के बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको एक बारी बताऊंगी. बेटा एक बारी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी बेटा स्पर्म और ओवम मिलते हैं, हमने एक पूरा प्रोसेस पढ़ा कि होता तो ओवम नहीं है, सेकेंडरी oocyte होता है, अरेस्टेड होता है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2. ठीक है, आपका स्पर्म आता है, स्पर्म आके बेटा उसको फ्यूज करता है तो सेकेंडरी oocyte का अरेस्ट रिलीज हो जाता है और सेकेंड पोलर बॉडी एलिमिनेट हो जाती है और बनता क्या है बेटा ओवम. इसी ओवम के न्यूक्लियस के साथ में आपके स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होता है, बनता है जाइगोट. सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये भी हम पढ़ चुके थे. मैंने आपको ट्विंस का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया, ट्विंस का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगी. फिर मैंने कहा था बेटा क्लीवेज डिविजन्स होती है. क्लीवेज डिविजन्स क्या होती है? जस्ट लाइक माइटोटिक डिविजन्स. और ये एक ऐसी माइटोटिक डिविजन्स होती है बेटा जिसमें ओवरऑल आप देखते हो साइज सेम है. इंडिविजुअल सेल्स का साइज विद एवरी क्लीवेज डिविजन क्या होता रहता है बेटा? स्मॉल. लेकिन अगर आप देखोगे बेटा न्यूक्लियर कंटेंट जो होता है ये बढ़ता है. एक्चुअल में ये माइटोटिक डिविजन जैसे ही है बट इसमें ग्रोथ फेज एब्सेंट होती है, G1 G2 फेज एब्सेंट होती है. इंडिविजुअल सेल्स का साइज आपको छोटा दिख रहा होता है, राइट मेरे बच्चों. अगर मैं बात करूं बेटा क्लीवेज डिविजन की तो इंडिविजुअल सेल्स को बोला जाता है ब्लास्टोमियर. फर्स्ट क्लीवेज डिविजन से बने बेटा 2 सेल स्टेज. रिकॉर्डिंग हो रही है ना? फर्स्ट क्लीवेज डिविजन से बने बेटा 2 सेल्स, तो 2 सेल वाले. फिर सेकंड क्लीवेज डिवीजन हुई तो बने 4. फिर क्लीवेज डिवीजन हुई तो बना 8. 8 से 16 वाला जो सेल स्टेज होता है उसे बोला जाता है मॉर्यूला स्टेज. 8 सेल वाले को बोला जाता है अर्ली मॉर्यूला और 16 सेल वाले को बोला जाता है बेटा लेट मॉर्यूला, विच हैज अ शेप ऑफ मलबेरी. शहतूत जैसा बेटा शेप होता है. आई थिंक हमने ब्लास्टूला का स्ट्रक्चर भी मैंने डिस्कस कर लिया था ना बेटा. मैंने बताया था ट्रोफोब्लास्ट होता है, इनर सेल मास होता है. आई थिंक वी हैव डिस्कस दैट. एक बार ना बेटा ये वाला डायग्राम बनाना, क्योंकि इस डायग्राम से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने एनसीईआरटी में. आप चाहो तो बेटा लैंडस्केप में बनाना, क्योंकि हो सकता है पोर्ट्रेट में आपके पास जगह ना हो, थोड़ा बड़ा डायग्राम है. तो देखो है वही चीज बट उस चीज को थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली दिखा रही हूँ. है वही चीज जो आप पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए मैं क्या दिखा रही हूँ बेटा, ये आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बनवा रही हूँ. ठीक है, कभी तो बेटा जैकेट में लगती है गर्मी, कभी बिना जैकेट के लगती है ठंडी, कुछ समझ नहीं आता बेटा कैसा मौसम हो रहा है अजीब सा. ये है बेटा ओवरी. बनाते रहो और समझते जाओ. ये ओवरी फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो कलेक्ट करेगा बेटा एग को. ये फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला जहां फर्टिलाइजेशन हुई, और ये यूट्रस से कनेक्शन है. दिस इज द यूट्रस बेटा, दिस इज द यूट्रस, यूटेराइन एंडोमेट्रियम. ये पूरा ही पार्ट बेटा क्या है? ये पूरा पार्ट फंडस एरिया है, जो ऊपर वाला हिस्सा है यूट्रस का, दैट इज फंडस एरिया. यहाँ पे क्या होती है बेटा? यहाँ पे हो रही होती है oogenesis. इस तरीके से फॉलिकल्स बड़े हो रहे होते हैं, इस तरीके से फॉलिकल्स बड़े हो रहे होते हैं. फिर बेटा एक टाइम आता है जब क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है. बचा कुचा स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है. याद आ रहा है कुछ? इस तरीके का ही स्ट्रक्चर है. अब बेटा जो भी एग बनता है बेटा, उस एग को कलेक्ट किसने किया? ये एग बना सपोज, मतलब एग क्या oocyte बना, सेकेंडरी oocyte बना. जो सेकेंडरी oocyte होता है उसको तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब ने कलेक्ट किया. अब फैलोपियन ट्यूब से बेटा ये एग, ये देखो एग को क्या बोल रहे हो? सेकेंडरी oocyte. बेसिकली ये सेकेंडरी oocyte है तुम्हारा. ये क्या है बेटा? सेकेंडरी oocyte है कि नहीं? क्योंकि ये स्टेजेस बेटा आइडेंटिफाई करने के लिए देते हैं. ये सेकेंडरी oocyte है, ये वो oocyte है जो अरेस्टेड है मेटाफेज 2 में. ये अरेस्टेड है मेटाफेज 2 में. अब ये बेटा किस रीजन में जा रही है? एम्प्यूला रीजन में. और एम्प्यूला वाली रीजन में क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन. इसके साथ में मैं एक स्पर्म दिखा देती हूँ जिसके साथ में इसका बेटा क्या हो रहा है? फ्यूजन.
छोटू सा स्पर्म दिखाऊंगी, क्योंकि स्पर्म तो बेटा क्या होता है oocyte के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा होता है, तो मैं बिल्कुल छोटा सा दिखाया है। और मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि इस रीजन में क्या हो रही है बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया भाई, इस रीजन में क्या हो रहा है बेटा, फर्टिलाइजेशन। इस रीजन में क्या हो रहा है बेटा, फर्टिलाइजेशन। अब बेटा क्या होगा आगे, क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होगी कि नहीं, एब्सोल्युटली क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होगी। सबसे पहले बेटा देखो जाइगोट बना, दिस इज व्हाट, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूं। ये क्या बना बेटा, सबसे पहले जाइगोट। जाइगोट्स में बेटा फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होगा 2 सेल स्टेज। अगर आपसे पूछा जाए क्लीवेज डिवीजन कौन सी जगह पे स्टार्ट हो जाती है, तो क्लीवेज डिवीजन बेटा फैलोपियन ट्यूब में ही स्टार्ट हो जाती है। इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बेटा जाइगोट क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट्स। अब क्लीवेज डिवीजन, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन हुआ 2 सेल स्टेज, सेकेंड क्लीवेज डिवीजन हुआ बेटा 4 सेल स्टेज, थर्ड क्लीवेज डिवीजन हुआ बेटा 8 सेल स्टेज यानी कि मॉर्यूला, और नेक्स्ट क्लीवेज डिवीजन हुआ तो बेटा 16 सेल स्टेज दैट इज लेट मॉर्यूला। एक्चुअल में एनसीईआरटी में लेट मॉर्यूला यहां नहीं दिखाया है, लेट मॉर्यूला सीधे यहां पे दिखाया हुआ है। मैं समझा दूंगी क्यों दिखाया हुआ है, पहले मैं इसकी लेबलिंग कर लूं मेरे बच्चों। देखो पहले इसकी लेबलिंग की जाए। और बेटा ये भी याद रखना जोना पेल्यूसिडा अभी भी इंटैक्ट है, ये जो मैं बना रही हूं दिस इज व्हाट, दिस इज जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा बची रहनी चाहिए बेटा, अभी मैं बताऊंगी, नहीं तो ना प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम भी हो सकती है। व्हाट इज द रीजन कि जोना पेल्यूसिडा अभी तक हटी नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बता रही हूं, लेकिन पहले हम ये लिख लेते हैं। ये क्या है बेटा, जाइगोट। ये क्या है, जाइगोट। ये क्या है बेटा, 2 सेल स्टेज। ये क्या है बेटा, 4 सेल स्टेज। ये है 8 सेल स्टेज, ये है 16 सेल स्टेज। ये भाई साहब है लेट मॉर्यूला, मॉर्यूला थोड़ा लेट हो गया, ये मॉर्यूला थोड़ा अर्ली हो गया, अर्ली मॉर्यूला। लेट मॉर्यूला बेटा वो स्टेज होता है जिस स्टेज में एक्चुअल में आपका ये जो डेवलपिंग आपको दिख रहा है जो भी स्ट्रक्चर, ये एंट्री मारता है यूटेराइन कैविटी के अंदर। तो ये एंट्री मार रहा है यूटेराइन, ये दो बेटा लेट मॉर्यूला नहीं है, ये मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि लेट मॉर्यूला बेटा आपको दिख रहा होता है किसके अंदर, यूटेराइन कैविटी के अंदर। यूटेराइन कैविटी में आपको अर्ली मॉर्यूला स्टेज नहीं दिखता है, लेट मॉर्यूला स्टेज आपको दिखता है। लेकिन क्या ये वो स्टेज है जिस स्टेज में इंप्लांटेशन होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये है लेट मॉर्यूला। ये क्या है बेटा, लेट मॉर्यूला। लेट मॉर्यूला अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, ब्लास्ट्यूला, जिसकी स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। इट्स गेट नहीं बेटा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसील। एक्चुअल में बेटा ये वो स्टेज होती है जिस स्टेज में आपका, मैं हटा ही देती हूं फिर आगे मैं लिख दूंगी, ये वो स्टेज होती है बेटा 32 सेल वाली या ब्लास्ट्यूला जिसे आप बोल रहे हो, जिस स्टेज में एक्चुअल में होती है इम्प्लांटेशन, जिस स्टेज में एक्चुअल में होती है इम्प्लांटेशन। इसके बारे में मैं जरा तुम्हें 1-2 पॉइंट्स बताती हूं, ठीक है। पहले तो बेटा तुम्हें यह आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि एनसीईआरटी में ABCDE करके दिया हुआ है। अब आप उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए ये क्या, तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी oocyte है, ये पता होना चाहिए कि आपका फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे ओवम आपको दिखेगा, फिर जाइगोट दिखेगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है क्लीवेज डिवीजन कहाँ से चालू हो गई, फैलोपियन ट्यूब से चालू हो गई। 8 से 16 को क्या बोला, मॉर्यूला बोला। 16 वाली सेल स्टेज वो होती है बेटा जो आपकी यूटेराइन कैविटी में दिखती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। This beta is the stage which enters uterine cavity, which enters uterine cavity। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, वो होती है ब्लास्ट्यूला स्टेज, क्योंकि बेटा ये वो स्टेज होती है जिस स्टेज में जोना पेल्यूसिडा से ये ब्लास्ट्यूला हट जाता है। इसको पॉज करके एक बार बनाओ, फिर मैं अगले पेज में जाके आपको 1-2 चीजें बता रही हूँ। कहने का मतलब ये बेटा, अगर ब्लास्ट्यूला जो है ना बेटा, अगर ब्लास्ट्यूला इम्प्लांटेशन आपको ब्लास्ट्यूला से करवाना है तो आपको उसकी मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा जो उसके ऊपर चढ़ी हुई है। जब तक आप उस मेम्ब्रेन को हटाएंगे नहीं तब तक वो बेटा यूटेरस के एंडोमेट्रियम में जाके चिपकेगा नहीं। उसको चिपकाने के लिए आपको उसकी ऊपर की जोना पेल्यूसिडा को हटाना पड़ेगा। क्या समझ गए मेरी बात बेटा? आपको जब तक, अब देखो बेटा कई फीमेल्स में ना कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती है। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होने का मतलब ये है बेटा कि कई बार फीमेल्स में क्या होता है ना बेटा, फैलोपियन ट्यूब में जाके बच्चा, डेवलपिंग एम्ब्रियो चिपक जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ही जाके चिपक गया। इस ऐसी प्रेगनेंसीज बेटा जहां
अदर देन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, कहीं और जाके इंप्लांटेशन हो रही है, ऐसी प्रेगनेंसी को बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोला जाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इफ इंप्लांटेशन इज टेकिंग प्लेस अपार्ट फ्रॉम यूट्रस एनीवेयर एल्स, कहीं और जगह पे जाके चिपक जा रहा है। ये किसी भी वजह से हो सकता है बेटा, हो सकता है जोना पेल्विसरा पहले से ही हट गई, हो सकता है जोना पेल्विसरा मॉड्यूलर स्टेज में ही हट गई, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। जोना पेल्विसरा ये इंश्योर करती है कि भाई अभी तुम्हें इम्प्लांट नहीं होना है, अभी इम्प्लांटेशन नहीं होना चाहिए। इम्प्लांटेशन तभी हो सकता है जब ये जोना पेल्विसरा हटती है, ये ना हटे तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ गए बेटा? मैं यहीं पे आपको ट्विंस का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगी, लेकिन पहले मैं एक पॉइंट लिखवा रही हूं कि जोना पेल्विसरा, एक तो बेटा मैं इस बोर्ड को से ना मैं तंग आ चुकी हूं सही में। जोना पेल्विसरा ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ब्लास्टुला hatches out of the zona pellucida and is essential for implantation to take place, implantation to take place या फिर implantation to occur। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ब्लास्ट्यूल, हाँ क्या बता रही थी मैं? इन ड्यूरिंग दिस sometimes it might be broken into two pieces, leading to formation of identical twins, या फिर इसी को बोला जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू बेटा। देखो दो प्रकार के ट्विंस होते हैं बेटा, एक जिनकी शक्ल भी एकदम सेम टू सेम होती है, एक जिनकी शक्लें अलग अलग होती है। एक कहलाते हैं बेटा आइडेंटिकल ट्विंस और एक कहलाते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस जिनकी शक्लें सेम नहीं होती है। अभी मैं शक्लें बोल रही हूँ, शक्लें सेम वाली ट्विंस की बात कर रही थी। जिनकी शक्लें एकदम सेम होती है आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। कैसे बने बेटा? अभी हम एक स्ट्रक्चर बोल रहे थे ब्लास्ट्यूला, बेटा ब्लास्ट्यूला या फिर ब्लास्टोसिस्ट। ऐसा दिखता है ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट। ये इनर सेल मास है बेटा। हमेशा याद रखना बेटा एक चीज और मैं इस डायग्राम में तुम्हें बता देती हूँ, कभी भी इंप्लांटेशन जो होता है ना बेटा, ऑफ कोर्स ट्रोफोब्लास्ट की लेयर ही बाहर है जो आगे जाके ट्रोफोब्लास्ट जाके यूट्रस के साथ में इंप्लांट होगा। आगे आप देखोगे प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट ही बाहर की तरफ है। बट बेटा ये याद रखना जिस डायरेक्शन में इनर सेल मास है ना उसी डायरेक्शन में जाके इंप्लांटेशन होती है। जिस डायरेक्शन में इनर सेल मास है, इनर सेल मास अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी, जिस डायरेक्शन में इनर सेल मास है उसी डायरेक्शन में इंप्लांटेशन हो रही है। अच्छा मैं क्या बोल रही थी बेटा, आपका ब्लास्टुला क्या कर रहा है? आपका ब्लास्टुला जोना पेल्विसरा से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, आपका जोना पेल्विसरा से ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ये है आपका बेटा, क्या मैं बना नहीं पा रही हूँ ठीक से, बट आई होप आप समझ पा रहे हो। हैचिंग हो रही है, ये निकलने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हैच, जैसे अंडे में से बेटा हैचिंग होती है ना वैसे, तो ये इसकी कवरिंग है, शेल जैसा मान लो, जिसमें से बेटा ये क्या कर रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। कई बार ये बाहर आने की कोशिश में बेटा टुकड़ों में बट जाता है। अगर बेटा इसके 2 टुकड़े हो गए तो ये ट्विंस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और इसकी शक्लें भी सेम होगी। पता है क्यों? क्योंकि जाइगोट यहाँ पे एक ही था, तुम एक ही स्ट्रक्चर से 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स बना रहे हो। यहाँ पे 2 अलग अलग बेटा ओवम नहीं थे, 2 अलग अलग स्पर्म नहीं थे, 2 जाइगोट नहीं था, एक सिंगल जाइगोट था जो क्लीवेज डिवीजन कर रहा था।
जिसने ब्लास्टोसिस्ट बनाया, वो ब्लास्टोसिस्ट इसमें से निकलने की कोशिश में कई बार टुकड़ों में टूट जाता है, क्योंकि एक ही जाइगोट से दो ट्विंस बन रहे हैं, तो ऐसे ट्विंस को बोला जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या जिनकी बिल्कुल शक्लें सेम हो। इनफैक्ट बेटा इसका सेक्स भी सेम होगा, इसके सेक्स भी सेम हो गए, इसके सेक्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो फिर मैम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या फिर फ्रैटर्नल ट्विंस कैसे बनते हैं, वो भी मैं जरा आपको समझाती हूँ। आप इसको बेटा पॉज करके लिखो, फिर मैं आपको समझा रही हूँ कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं। जो हम बोलते हैं जिनकी शक्लें एक जैसी नहीं होती, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडेंटिकल, या फिर बोलते हैं बेटा फ्रैटर्नल ट्विंस। क्या बोलते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस। इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ये कैसे बन रहा है। अब ये मत बोलना कि मैम एक ही ओवम को मैम जब दो स्पर्म फ्यूज कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। आपने पॉलीस्पर्मी का प्रिवेंशन अभी तो पढ़ा था, एक सिंगल बेटा ओवम को एक सिंगल स्पर्म ही पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, आई होप कि आवाज भी आ ही रही होगी। हाँ, यस। तो क्या बोला बेटा, आइडेंटिकल ट्विंस या फ्रैटर्नल ट्विंस वो होते हैं जिनकी नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या फ्रैटर्नल ट्विंस बेटा वो होते हैं जिनकी शक्लें मैच नहीं करती। एक ओवम को एक ही स्पर्म फ्यूज करता है बेटा, ऐसा मत बोलना एक ओवम को मैम दो स्पर्म फ्यूज कर रहे हैं, नहीं। समटाइम्स फीमेल में बेटा क्या होता है, यूजुअली तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार ओव्यूलेशन में मेंस्ट्रुअल के दौरान सिर्फ एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होना चाहिए। कई बार बेटा दो फॉलिकल्स एक साथ मैच्योर हो जाती है। एबनॉर्मल है बेटा, ये नॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मली क्या, एबनॉर्मल कंडीशन में अगर एक साथ में बेटा दो सेकेंडरी oocyte बन गई, दो सेकेंडरी oocyte अगर एक साथ में हो गई बेटा, सपोज ये एक सेकेंडरी oocyte है बेटा, ये एक तरफ पे सेकेंडरी oocyte है और ये दूसरा वाला सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte का तो बेटा हमेशा क्रोमोसोम एक्स ही होगा, है कि नहीं। अब बेटा यहां से ये स्पर्म भाई साहब इसके डायरेक्शन में भी चले गए और एक स्पर्म भाई साहब इसके डायरेक्शन में भी चले गए, ठीक है। तो एक स्पर्म इसको भी फ्यूज कर रहा होगा, एक स्पर्म इसको भी फ्यूज कर रहा होगा, तो इससे बनेगा बेटा अल्टीमेटली एक जाइगोट, इससे बनेगा बेटा अल्टीमेटली एक जाइगोट। समझ गए, दो अलग अलग जाइगोट बने, दो अलग अलग जाइगोट बने कि नहीं, दो अलग अलग जाइगोट बने कि नहीं बेटा। अब बेटा इसमें वेरिएशंस तुम बहुत सारी कर सकते हो मैम, इसमें फिर इसके भी दो टुकड़े हो सकते हैं क्या, वो तो बेटा कंडीशन है। मैं आपको सिर्फ एक नॉन आइडेंटिकल बनते कैसे वो बता रही हूं। तो बेटा अलग अलग oocyte है और इस अलग अलग oocyte को अलग अलग स्पर्म ने जब फ्यूज किया और अलग अलग जाइगोट बने, इससे अलग बच्चा बनेगा, इससे अलग बच्चा बनेगा, ऐसे ट्विंस को बोला जाता है नॉन आइडेंटिकल या फिर फ्रैटर्नल ट्विंस। अब अगर आपसे पूछा जाए सेक्सेस का क्या, इसमें सेक्सेस सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्या होता है, तो बेटा जरा ध्यान देना, इसमें सेक्सेस सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये वाई वाला हुआ तो ये बच्चा मेल बनेगा, अगर ये एक्स वाला हुआ तो ये बच्चा फीमेल बनेगी, है ना। अगर ये भी एक्स हुआ तो ये भी फीमेल बन जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, इसमें सेक्सेस सेम भी हो सकते हैं, सेक्सेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों को फ्यूज करने वाले स्पर्म का क्रोमोसोम क्या है। क्या समझ गए बेटा, दो अलग अलग जाइगोट नॉन आइडेंटिकल, सिंगल जाइगोट मींस आइडेंटिकल ट्विंस। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, 2 ओवा प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। बाकी कहानी तो तुम्हें बेटा इस डायग्राम से ही समझ में आ रही है, ठीक है, कहानी तुम्हें इससे समझ में आ रही है। इम्प्लांटेशन हमने लिख लिया है कि ब्लास्टुला स्टेज में होता है, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ बेटा, उससे रिलेटेड मेरे को कुछ बताना था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, इफ implantation occurs anywhere else apart from uterine endometrium, then this is called
एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब बेटा हमने कहां तक का स्टेज पढ़ा? अभी तक हमने कहां तक का स्टेज पढ़ा? अभी तक हमने ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट तक का स्टेज पढ़ा, जहां आपको ट्रोफोब्लास्ट दिख रहा है, आपको इनर सेल मास दिख रहा है। अभी तक हमने ब्लास्ट्यूला स्टेज पढ़ी। हमने बोला यही वो ब्लास्टुला स्टेज है जो जाके बेटा यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके जुड़ेगी या एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट होगी बेसिकली। अब मैं आपको बेटा थोड़ा सा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो शायद बहुत ज्यादा, देखो अब मेरी क्लास में तो आपको बहुत ज्यादा अतिरिक्त यहाँ पे मिलेगा नहीं बेटा, कुछ अतिरिक्त जो आपके काम का नहीं, मेरे कहने का मतलब बेमतलब की चीजें मैं आपको बताऊंगी नहीं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ाने के लिए बेटा पढ़ाया बहुत सारा जा सकता है, पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ाई जा सकती है, लेकिन आप बेटा एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे, ना ही आप एमबीबीएस कर रहे हो यहाँ पे, ना ही आप पीएचडी कर रहे हो। आप सिर्फ उतना कंटेंट पढ़ना जो कंटेंट आपको पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन यस डेफिनेटली मैं भी आपको थोड़ा सा, आपको लगेगा कि मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, बट उतना ही बताऊंगी जो आपके काम का है। बेफिजूल की कोई भी चीज नहीं बताऊंगी। जहां से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था वो वाली चीज भी मैं बता दूंगी जो बेटा 5 साल पहले पूछी गई थी। रिसेंट ईयर्स में कभी भी एनसीईआरटी के बाहर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है। बट एनीवे अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बेटा जब ब्लास्ट्यूला बन जाता है, ये वो स्टेज होती है जहां जोना पेलुसिया रिमूव हो गया। और बेटा आपको पता है ब्लास्टुला के अंदर ये जो कैविटी है, जैसे आप ब्लास्टोसील बोल रहे हो, अगर आपको याद आ रहा हो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ा था, एक वो टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब आपकी एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा सिक्रिटरी हो जाती है। आप पढ़ते हो ना, बहुत सारी ग्लैंड्स बन जाती है एंडोमेट्रियम में। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है बेटा ये कुछ सिक्रीशंस करती हैं जिसे बोला जाता है यूटेराइन मिल्क। ये सब बातें एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है, जस्ट तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ में सुन सकते हो कि ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम ग्लैंड होती है, जो वाइल्ड प्रेगनेंसी भी डेवलप होती है, ये क्या करती है ना, उस ब्लास्ट्यूला के अंदर यूटेराइन मिल्क बोलते हैं इसको, उसको फ्लूइड को भरती रहती हैं, तभी तो वो कैविटी ब्लास्टोसील बड़ी होती रहती है, ठीक है। और अल्टीमेटली जाके उसको नरिशमेंट देने के लिए बेसिकली वो इम्प्लांट हो जाती है। इम्प्लांटेशन के बाद की कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप पोर्ट्रेट में भी बना सकते हैं, आप लैंडस्केप में भी बना सकते हैं। मैं एक डायग्राम यहाँ एक डायग्राम यहाँ बनाऊंगी, तो आप चाहो तो लैंडस्केप में बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लैंडस्केप में दो बगल बगल में हम डायग्राम बनाएंगे। तो मैं एक साइड में तो दिखा रही हूँ बेटा ये एंडोमेट्रियम, ये आपकी क्या है बेटा, एंडोमेट्रियम की सेल्स, दिस इज एंडोमेट्रियम। दिस इज एंडोमेट्रियम। दिस इज योर ब्लास्ट्यूला। जरा देखना बेटा, इनर सेल मास। मेरे को एक्चुअली 3 डायग्राम ना बनाने पड़े, कोई दिक्कत नहीं, 3 बनाने पड़ेंगे तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो स्टेज है बेटा जिस स्टेज में क्या होगी, इम्प्लांटेशन। ये वो स्टेज है बेटा जिस स्टेज में क्या होगी, इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन होती है तो होता क्या है, इसको मैं दिखाती हूँ अगले डायग्राम में। हो सकता है 3 डायग्राम बन जाए बेटा, ठीक है, हो सकता है 3 डायग्राम बन जाए। हम्म थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, मैं साइड होके बनाती हूँ, चलो। मैं कलर चेंज करना पड़ेगा यार।
अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ बेटा, इसलिए आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आवाज आ नहीं रही है, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग, दैट्स वाई अभी आवाज नहीं आ रही होगी। मुझे लग रहा है इस डायग्राम को थोड़ा दूर बनाना चाहिए था, तो थोड़ी सी जगह मिल जाती है ना। मेरे बोर्ड वर्क के लिए तो बेटा मैं इसको थोड़ा दूर बना ही सकती हूँ। आपने बना लिया तो आपने बना लिया है, मैं इसको थोड़ा दूर बना सकती हूँ, है ना? तो मैं इसको थोड़ा सा दूर बना लेती हूँ। अरे भाई, हाँ, जब मेरे पास जगह है तो मैं ऐसे कंजूसी करके बेटा क्यों बनाऊँ? इसको मिटा ही देते हैं। हाँ, दिस इज एंडोमेट्रियम। वही जो चीज बेसिकली बनाई थी वही बना रही हूँ। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, दिस इज इनर सेल मास। इस स्टेज में क्या होगी? इम्प्लांटेशन। ठीक है, ठीक है। मैं ये वाला डायग्राम अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अभी सिर्फ बनाओ। मैं डायग्राम अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सिर्फ अभी बनाओ। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट को भी थोड़ा सा छोटा लिखते हैं ताकि ये डायग्राम को ना वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। और बेटा डायग्राम से डरो मत। जब मैं डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगी और जब मैं डायग्राम का फ्लो चार्ट आपको बता दूंगी तो आपको ये डायग्राम बहुत इजी लगेगा। तो डायग्राम से डरना मत कि ये क्या बना दिया मैम, तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मैम। पेशेंटली बनाओ, आई प्रॉमिस आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने काफी सारे एरो लगा दिए हैं, ठीक है? मैं सब चीजों का मतलब आपको समझाऊंगी भी। ये 3 डायग्राम काफी है वैसे तो समझने के लिए, बट मैं आपको इस डायग्राम का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आगे भी दूंगी। बेटा देखो मैंने क्या बनाया हुआ है, मैंने ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ये आपका बेटा वही स्टेज है जिसे आप ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हो, जिस स्टेज में जोना पेलुसिडा हट गई और ये जाके बेटा आगे यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांटेशन करेगी या जाके चिपकेगी, राइट? यही हमने बोला। ये बाहर वाली लेयर क्या थी बेटा? ये बाहर वाली लेयर क्या थी? ट्रोफोब्लास्ट। और ये वाली सेल लेयर कौन सी थी बेटा? इनर सेल मास। ये क्या था बेटा? आपका एंडोमेट्रियम। ये जाके अब यहाँ पे अटैच होने वाली है। देखो ये अंदर गई, इसके अंदर जाते ही मैंने बेटा ट्रोफोब्लास्ट को भी डिवाइड कर दिया। सेल्स बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट करती रहती है, डिवाइड करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। इसी तरीके से बेटा पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है? अब अगर आप ध्यान दो बेटा तो आप देखोगे मैंने ट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर्स दिखाई है। मैं आगे लिखवा दूंगी, अभी सुनो कि मैम हम भूल जाएंगे, मैं आगे लिखवा दूंगी। वैसे ही आपके एनसीईआरटी में है नहीं, आपके एनसीईआरटी में एक कोरियन लेयर बताया हुआ है, योग सैक दिखाया हुआ है डायग्राम में, तो वो सारी चीजें मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, सिर्फ दिखाया हुआ है लेबलिंग में, सिर्फ इसीलिए बताना पड़ेगा, ठीक है? ये इतना डिटेलिंग दिया नहीं हुआ है बेटा। ट्रोफोब्लास्ट जो होती है, जैसे आप इम्प्लांटेशन करते हो, ट्रोफोब्लास्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और इनर सेल मास भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अगर मैं ट्रोफोब्लास्ट की 2 पार्ट्स तुम्हें दिखाऊं तो एक तो मैंने एज इट इज उसी जगह पे दिखाया हुआ है गोल में, व्हाइट वाली सेल्स ट्रोफोब्लास्ट की है। ये एक व्हाइट वाली सेल्स आपको दिख रही है, ये ट्रोफोब्लास्ट से ही बनी है, और ये भी एक लेयर है जो व्हाइट कलर की है जो ट्रोफोब्लास्ट से ही बनी है।
जिसपे मैं अभी डॉट 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 डाल रही हूं, ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर कहलाती है बेटा साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या कहलाती है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये वाली जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर कहलाती है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। क्या कहलाती है? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट implantation के बाद it gets divided into two parts. One is called as cytotrophoblast, another one is called as beta syncytiotrophoblast. एनसीईआरटी ने ना ट्रोफोब्लास्ट के बारे में एक लाइन बहुत बढ़िया सी दी हुई है कि ट्रोफोब्लास्ट वो लेयर्स होती है बेटा सेल्स की जो आगे जाके क्या बनाती है? विलाई जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। देखो प्लेसेंटा बनेगा कि नहीं आगे जाके? डेफिनेटली। और तुम्हें पता है प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द बेबी एंड द मदर। प्लेसेंटा को बनाने के लिए बेटा बच्चे का भी, एम्ब्रियो का भी कोई पार्ट कंट्रीब्यूट करता है और मदर का भी एंडोमेट्रियम कंट्रीब्यूट करता है। दोनों मिलके एक बेटा ज्वाइंट, जैसे ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं ना मिलके, वैसे बेटा मदर और बच्चा मिलके बेटा, मदर का भी पार्ट होता है, मैटरनल पार्ट भी होता है प्लेसेंटा बनाने में, बेबी का भी पार्ट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये तो बेटा बेबी ही है ना, ये तो बेबी बनेगा आगे जाके। बेबी का कौन सा पार्ट प्लेसेंटा बनाता है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं जिन्हें बोला जाता है बेटा कोरियन। जैसे क्या बोला जाता है? कोरियन। कोरियोनिक विलाई बेसिकली बोलते हैं। तो मैं अभी फिलहाल ट्रोफोब्लास्ट को एक्सप्लेन कर रही हूं कि ट्रोफोब्लास्ट दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक कहला रहा है बेटा साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक कहला रहा है बेटा सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। यही सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट अगर आप देखोगे तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है बेटा। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोला जाता है कोरियन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला गया बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज कोरियन, कोरियोनिक विलाई। समझ में आ गया ट्रोफोब्लास्ट का सारा काम। अब इनर सेल मास पे ध्यान दो। मैंने आपको इनर सेल मास पढ़ाते वक्त बताया था बेटा कि इनर सेल मास वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो स्टेम सेल्स होते हैं। ये वो सेल्स होते हैं बेटा जिनसे पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनेगा। ये वो सेल्स होते हैं बेटा जिन्हें बोला जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट, बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू फॉर्म द कंप्लीट एम्ब्रियो। पूरा का पूरा बच्चा बेटा, उसके डिजिट्स, उसके फिंगर, उसका दिमाग, उसका नर्व कॉर्ड, उसका एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाटएवर द बेबी हैज, that is going to be formed only and only with the help of inner cell mass. उसमें ट्रोफोब्लास्ट का कोई रोल नहीं है। ट्रोफोब्लास्ट सिर्फ प्लेसेंटा बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इनर सेल मास देखो बेटा होता तो बहुत कुछ है, होता तो बहुत कुछ है। हम कुछ चीजें पॉइंट्स देख लेते हैं। आपने यहाँ पे देखा बेटा, मैंने इनर सेल मास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसकी मैंने दो लेयर बनाई हुई है, एक येलो वाली, एक पिंक वाली। तो जो येलो वाला पार्ट है इनर सेल मास का, दिस इज कॉल्ड एज एपीब्लास्ट, और जो पिंक वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोब्लास्ट। अगर आपसे पूछे एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट क्या है, तो आप बोलोगे इनर सेल मास ही जब डिवाइड करती है, डिफरेंशिएट करती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो वो टुवर्ड्स द एंडोमेट्रियम जो सेल्स लेयर में अरेंज हो जाती है उसे बोला जाता है एपीब्लास्ट, और जो अपोजिट साइड में होती है उसे बोला जाता है हाइपोब्लास्ट। तो इन दोनों को मिला के बेटा एक नाम दिया गया है बाइलैमिनार। लैमिनार मतलब शीट के जैसा, बाई मतलब टू लेयर्ड एम्ब्रियोनल डिस्क, क्योंकि एम्ब्रियो पूरा का पूरा यहीं से बनेगा। बाई मतलब दो लेयर वाली एम्ब्रियोनल डिस्क। जब आगे आप देखोगे ना बेटा, गैस्ट्रुला नाम का एक स्टेज होता है, उस स्टेज को बोला जाता है ट्राइलैमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क में तीन लेयर्स दिखती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। बताऊंगी अभी क्या हुआ बेटा, एपीब्लास्ट बना, हाइपोब्लास्ट बना, इसको क्या बोला बेटा, बाइलैमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क। अब आगे अगर इस डायग्राम में देखो तो मैंने बेटा एपीब्लास्ट का एरो लगाया हुआ है इस तरफ, और सॉरी एपीब्लास्ट का के लिए भी एरो ऐसे करके लगाया हुआ है, हाइपोब्लास्ट के लिए भी ऐसे एरो लगाया हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसको जरा समझते हैं। आप ये पॉज करके बेटा इसको लिखो। मैं पहले जितना बोला है उसका एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, फिर मैं लास्ट आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ इसका क्या मतलब है। और एक चीज याद रखना बेटा, हम 2D पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में 2D नहीं है, ये ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। जब मैं आपको ट्रोफोब्लास्ट बोलती हूँ तो ट्रोफोब्लास्ट का ये मतलब नहीं है कि ऐसा, ट्रोफोब्लास्ट का मतलब ये पूरा फुटबॉल का जो बाहर का कवरिंग है वो ट्रोफोब्लास्ट है, और एक तरफ एक मांस का टुकड़ा अटैच्ड है जिसे बोलते हैं इनर सेल मास। तो ये गोल आप ऐसे बना रहे हो, पर समझना ये पूरी बाउंड्री है। तो जब मैं बोल रही हूँ ये पूरा गोला है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, तो ऊपर में एक लेयर ऐसे करके एक फ्लोर पूरा ऐसे करके होगा जिसे बोलोगे आप एपीब्लास्ट, एक फ्लोर पूरा नीचे होगा जिसे बोलोगे हाइपोब्लास्ट। मेरी बात समझ पा रहे हो, ऐसी लाइन नहीं है, एक पूरा फ्लोर। फिर यही वाले सेल्स बेटा ऐसे ऊपर की तरफ मूव करके पूरे ऊपर के छत को कवर करेंगे, और हाइपोब्लास्ट के सेल्स ऐसे मूव करके नीचे के पूरे बाउंड्री को कवर करेंगे। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ये चीज बताती हूँ। पहले जो मैंने आपको बोला ना उसको थोड़ा सा लिखते हैं, उसको थोड़ा सा लिखते हैं। मैंने क्या बोला बेटा कि
इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन में आपका ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, ऐसे नहीं, आपका इनर सेल मास कर रहा है दो पार्ट्स में डिवाइड, और आपका ट्रोफोब्लास्ट भी कर रहा है दो पार्ट्स में डिवाइड। ट्रोफोब्लास्ट बनाता है बेटा साइटोट्रोफोब्लास्ट, एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली दिया नहीं है कि सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा का पार्ट बनाती है। ट्रोफोब्लास्ट के लिए लिखा हुआ है, बट हम इसके लिए लिख लेते हैं जिससे आप ओवरऑल ये समझ जाना कि कौन बनाती है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट बनाती है। ये डिवाइड होती है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में। जो पॉइंट मैं आपको समझाने वाली हूँ वो मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, जगह नहीं है। हाइपोब्लास्ट, इससे हमने ये समझा इट फॉर्म्स कोरियोनिक विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं बेटा, कोरियोनिक विलाई। मैंने यहाँ पे एक और बेटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में एंडोमेट्रियम के हैं। इसका भी एक नाम होता है डेसिडुआ, ये मैं प्लेसेंटा पढ़ाते वक्त आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी तो मैंने बनाया है कोरियोनिक विलाई विच इज फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। और मैं इसके बारे में एक चीज लिखना चाहती हूं, एपीब्लास्ट सेल्स मूव एंड फॉर्म्स एमनियन लेयर। एमनियन नाम सुना है ना बेटा, हम सारे एमनियोट्स होते हैं, हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड होता है, सुना है ना, ये हम सारे एमनियन होते हैं, एमनियोसिंथेसिस भी सुना है आपने। सेल्स मूव एंड फॉर्म एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन। मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको दिखाती हूँ, एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन, इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बच्चों आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आप इसको पॉज करके लिखो, ये जो दो पॉइंट्स हमने लिखे हैं बस इसको थोड़ा सा समझना है, आप इसको थोड़ा सा पॉज करो बेटा, ठीक है, पॉज करो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्या बोला हमने, ठीक है। देखो वो जो एरो लगाया था ना उसको समझाने वाली हूँ, तो इसके लिए एक बड़ा सा डायग्राम, मतलब थोड़ा सा बड़ा दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ये आपकी क्या हो गई, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी जो साइटोट्रोफोब्लास्ट था, ठीक है। ये कौन सी सेल्स थी बेटा, जो मैंने एपीब्लास्ट की सेल्स बनाई हुई थी इस तरीके से, एपीब्लास्ट। ये मैंने सेल्स बनाई हुई थी बेटा जो मैंने हाइपोब्लास्ट की सेल्स बनाई थी, जो मैंने बनाई थी आई थिंक पिंक कलर से, बोर्ड को बेटा सबसे पहले मौत आती है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बोला, देखो है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, है क्या ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये बाहर की सेल्स है साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये ऊपर वाली जो लेयर है जो टुवर्ड्स द एंडोमेट्रियम है, ये पूरे फ्लोर में है बेटा, मेरे हाथ की तरफ पूरे फ्लोर में फैली हुई है, एक उंगली की तरह नहीं है। ये सेल्स है एपीब्लास्ट की सेल्स, एपीब्लास्ट की सेल्स बेटा ऐसे ऐसे खिसकते हुए ऊपर जाती है, इस पूरे रूफ को कवर कर लेती है इस तरीके से। और ये जो एपीब्लास्ट की सेल्स ही बेटा मूव करके गई और ये सेल लेयर बनाया, इसे ही बुलाया जाता है बेटा एमनियन के नाम से। तो एमनियन इज नथिंग डिफरेंट बेटा, एमनियन इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय दी सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट। जब एपीब्लास्ट के सेल्स बेटा शिफ्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, दे फॉर्म द लेयर विच इज कॉल्ड एज एमनियन। क्या बनाते हैं बेटा, दे फॉर्म द लेयर विच इज कॉल्ड एज एमनियन। एपीब्लास्ट के सेल्स ही ऐसे शिफ्ट हुए, जब वो ऐसे शिफ्ट हुए तो उन्होंने इस तरफ पे बना दिया एमनियन, और यही एमनियन के वो सेल्स होते हैं बेटा जो एमनियोटिक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जो ऑफ कोर्स बच्चे के अराउंड प्रेजेंट होता है, जो बच्चे को नरिशमेंट देता है, एमनियोसिंथेसिस कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
इन द सेम वे बेटा हाइपोब्लास्ट के सेल्स भी ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं और वो शिफ्ट करके इधर पूरे बेटा लेयर को कवर कर देंगे। इस लेयर को बोला जाता है एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन। देखो ये नाम आपके एनसीईआरटी में है नहीं, बट एमनियन को बताने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा, समझ रहे हो। योक सैक ये बनता है, योक सैक को बताने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा। इनकम्प्लीट तो नहीं बता सकती ना बेटा, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, यही एंड होगा। इसके आगे मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ बेटा एक्टोमीजोडर्मल, एंडोमीजोडर्मल, फलाना फलाना, कोई काम का नहीं है बेटा। एक बारी कभी एमनियन का ओरिजिन पूछ लिया गया था तो वो ओरिजिन मैं आपको दिखा दूंगी, बिकॉज वो 2018 में एक सवाल आया था बेटा, बट उस एक सवाल के चक्कर में बेटा प्लीज इसमें पीएचडी मत करने जाना, यही इनफ पीएचडी है बेटा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हाइपोब्लास्ट की लेयर थी, ये कौन सी लेयर थी बेटा, हाइपोब्लास्ट की लेयर। जब हाइपोब्लास्ट की लेयर बेटा ऐसे शिफ्ट करती है तो जिस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन। और ये जो कैविटी आपको दिखती है इसे बोला जाता है योक सैक, इसे क्या बोला जाता है, योक सैक। और ये क्या होती है, एमनियोटिक कैविटी। याद आ रहा है बेटा, जब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो हम आपको बताते हैं अर्ली मतलब इनिशियल स्टेजेस में आरबीसी सिंथेसिस भी इसी योक सैक में हो रही होती है, इसी योक सैक में हो रही होती है, याद आ रहा है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फिर लेटर ऑन स्प्लीन एंड लिवर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। मैंने अभी तक क्या बताया बेटा, ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड करेगी दो लेयर में, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कोरियन बनाएगी, बच्चे का पार्ट जो है प्लेसेंटा का। इनर सेल मास पहले दो पार्ट्स में डिवाइड की, टुवर्ड्स द एंडोमेट्रियम एपीब्लास्ट, नीचे की तरफ हाइपोब्लास्ट, नीचे है तो हाइपो। फिर एपीब्लास्ट की सेल्स खिसक जा रही है ऊपर की तरफ, बना रही है क्या बेटा, बना रही है एमनियन। और अंदर एनक्लोज क्या है, ये कैविटी क्या कहलाएगी बेटा, एमनियोटिक कैविटी। ये कैविटी क्या कहलाती है, एमनियोटिक कैविटी। तो देखो ना, एमनियोटिक कैविटी के एक तरफ आपको एमनियन का लेयर दिख रहा है, एक तरफ आपको एपीब्लास्ट का लेयर दिख रहा है। इन द सेम वे हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं, तो इस लेयर को आपने नाम दिया एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन। अंदर जो कैविटी दिखी उसे आपने बोला बेटा योक सैक, यानी योक सैक के अराउंड एक तरफ आपको एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन दिख रही है और एक तरफ आपको दिख रहा है बेटा हाइपोब्लास्ट। ये बात क्लियर हो रही है यहां तक, यस यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा, ये बेटा आप नोट डाल के लिख सकते हो, क्योंकि ये एक बारी बेटा 2018 में पूछ लिया गया था। ये मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा, दीज आर एक्चुअली, इसे आप नोट डाल के लिखो, दीज आर एक्चुअली बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा, ये है आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये आपके एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेंगी, ना एमनियन, ना कोरियन, ना एलेंटॉइस, ना योक सैक। एक इसका ओरिजिन एक बार ही पूछ लिया गया था, तो मैंने आपको आप नोट डाल के इसे लिख लो, बट इसके चक्कर में बेटा पूरा आपको प्रोसेस समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, वो भी 5 साल से पहले, तो डोंट वरी, ठीक है। एमनियन की और कोरियन की ओरिजिन होती है बेटा एक्टोमीजोडर्मल। एलेंटॉइस भी एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ये सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन दे रही होती है, बट एम्ब्रियो के पार्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। वो पूरा का पूरा भार बेटा किसके पास होता है, इनर सेल मास के पास। तो एमनियन हो गई, कोरियन होगी, एलेंटॉइस हो गया, योक सैक हो गया, इनकी ओरिजिन आप बस लिख के रख लो एक नोट डाल के, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा देखो, ब्लास्टुला के बाद बेटा कौन सा स्टेज बनना होता है, गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला वो स्टेज होती है बेटा जिस स्टेज में तीनों क्या जर्म लेयर्स बन जाते हैं, तीनों जर्म लेयर्स बन जाते हैं। ब्लास्टुलेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन होता है, इसके बाद मैं प्लेसेंटा आपको बताऊंगी। ब्लास्टुलेशन के बाद होता है गैस्ट्रुलेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। जैसे ब्लास्टुला हुआ था वैसे गैस्ट्रुला, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। लेकिन जैसे बेटा ब्लास्टुला की आप उसको पॉज करके बेटा लिख लेना था पहले, ठीक है, रिकॉर्डिंग है इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ जाती हूँ। जैसे आप ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हो बेटा, प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टोसील, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, वैसे ही गैस्ट्रुला की क्या खासियत है, या गैस्ट्रुला स्टेज को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर्स, प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर्स। ये वो स्टेज है बेटा जहां आपको 3 जर्म लेयर्स दिखना चालू हो जाती है। पूरा का पूरा एम्ब्रियो बेटा इन्हीं टर्न बोल रही हूं बेटा, इन्हीं 3 जर्म लेयर से बनेगा, जिसे आप एक्टोडर्म, एंडोडर्म
और मेसोडर्म के नाम से जानते हैं। तीनों जर्म लेयर जिस स्टेज में आपको बेटा दिखने लग जाए वो स्टेज कहलाती है बेटा गैस्ट्रुला स्टेज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? ब्लास्टुलेशन के बाद हुआ गैस्ट्रुलेशन, और ये गैस्ट्रुला स्टेज वो स्टेज होती है द स्टेज वेयर यू विल सी बेटा द 3 germ layer, the complete embryo is going to be formed from ectoderm, endoderm and mesoderm। अभी तक हमने बेटा क्या पढ़ा? यही कि क्लीवेज डिवीजन हुई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो डायग्रामेटिकली मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे कि प्लेसेंटा के क्या फंक्शंस होता है। आई थिंक आज ही बेटा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादा खींचने नहीं वाला। प्लेसेंटा मैं आपको बताने वाली हूँ, एक डायग्राम की मदद से बताऊंगी कि प्लेसेंटा बन कैसे रहा है। जैसे मैंने अभी विलाई बताया, एंडोमेट्रियम का क्या रोल है, प्लेसेंटा का क्या काम है। आई थिंक उसके बाद बेटा एक टॉपिक बच रहा है जो कौन से महीने में किस चीज की डेवलपमेंट होती है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है पार्चुरेशन का, तो वो हम लेते हैं। एक चीज और बेटा, आज ही की क्लास में हम PYQ करने वाले हैं। देखो ये वाला डायग्राम एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, लेकिन एक सेकंड है ना, ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया बेटा, स्टेज आइडेंटिफाई करने वाला। आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो मैं आपको बता रही थी। ओव्यूलेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, अर्ली मॉड्यूला, ये है लेट मॉड्यूला। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं, इसीलिए मैंने बनवा दिया, क्योंकि आप कई बार ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, तो पहले हम बेटा अभी इस डायग्राम को तो बाद में करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे ना बेटा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी प्लेसेंटा, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और प्लेसेंटा को समझाने के लिए थोड़ा प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ और आपको वो फंक्शंस बताती हूँ जो प्लेसेंटा परफॉर्म करता है। ठीक है, ऑल राइट। तो अगर मैं प्लेसेंटा की बात करूं बेटा, तो ये 2 तरीके से काम करता है। एक तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, और एक ये काम करता है बेटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली। तो इसके काफी सारे हार्मोन्स होते हैं जो ऑफ कोर्स पूरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फीमेल को के प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के काम में आते हैं। एंड ऑल्सो बेटा जब आप देखोगे डिलीवरी हो रही होती है बच्चे की, तो उस वक्त में भी इससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो डिलीवरी के लिए भी हेल्प करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमें पता है, अगर मैं बेटा एक कनेक्शन दिखाऊं आपको, मैं अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर रही थी, जो मैं थोड़ा सा आपको आज अभी दिखाऊंगी कि बच्चे और माँ के बीच का कनेक्शन होता है। हमने देखा ना इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, उसमें उस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने की वजह से बच्चे का ब्लड मदर के कांटेक्ट में आता है, उसमें फीटल ब्लड होता है। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अगर मैं एक बेटा रफ आपको एक चीज दिखाऊं कि किस तरीके से प्लेसेंटा और बेबी कनेक्टेड है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये हमारा बेबी है, ये बेटा आपका बेबी हो गया, ये हो गया आपका प्लेसेंटा, आपका मतलब बेटा आपका बेबी तो नहीं, जिसका भी बेबी है। ठीक है, और ये हो गया बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड, ये हो गया क्या बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड, ये एक मैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ये मैं एक बहुत ही रफ सा डायग्राम बता रही हूं आपको। और इस तरीके से बेटा बच्चे से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से बेबी, इस तरीके से चीजें बेटा डिफ्यूज होती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है प्लेसेंटा। ऑफ कोर्स प्लेसेंटा से जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें बच्चे को मिल रही है। बच्चे के अंदर बनने वाला सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बेटा इसी के थ्रू बेटा वापस प्लेसेंटा के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट कर रही है। तो फटाफट से इसके बेटा फंक्शन देखते हैं। फिर एक मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, ऑल्दो अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी अम्बिलिकल आर्टरी है, कितनी अम्बिलिकल वेन है, वो दिया नहीं हुआ है, बट वो जस्ट मैं तुम्हें वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो मैं कोरियोनिक विलाई बोल रही थी ना कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई अपीयर्स as soon as implantation occurs and it gets beta embedded with the maternal tissue to form the structural and functional unit called as placenta which is a connection। ठीक है, तो वो बताने के लिए मैं वो डायग्राम थोड़ा सा आपको बताऊंगी। अभी मैंने आपको बोला कि प्लेसेंटा 2 तरीके से काम कर रहा है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह भी काम कर रहा है, प्लेसेंटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह भी काम कर रहा है, और प्लेसेंटा बेटा किसकी तरह काम कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, क्योंकि हार्मोन्स बना रहा है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्यों, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉमा ऑक्सीजन occurs via this to baby या fetus, बेबी बोलने से अच्छा है फीटस बोल लो। एंड बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स
एलिमिनेटेड। तो बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बेटा ये कैसे एक्ट करता है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूं कि हाउ इट इज एक्टिंग लाइक एन एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कौन कौन से हॉर्मोन्स है बेसिकली इसके। कुछ हॉर्मोन्स बेटा ऐसे होते हैं आपके प्लेसेंटा के जो स्पेसिफिकली बेटा तब प्रोड्यूस होते हैं जब प्रेगनेंसी होती है ना। देखो प्लेसेंटा के है बहुत सारे हॉर्मोन्स, प्लेसेंटा तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी बना रहा है, लेकिन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो बेटा फीमेल की बॉडी में नॉर्मली भी एग्जिस्ट करता है ना, फीमेल हार्मोन से नॉर्मली भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं बेटा जो स्पेसिफिकली प्रोड्यूस होते हैं कब बेटा, प्रेगनेंसी के वक्त में। वो सारे हॉर्मोन्स बता रही हूँ वन बाय वन, कुछ छूट जाए तो एक बार एनसीईआरटी से आप चेक कर लेना। नंबर 1 जैसे कि बेटा प्रोजेस्टेरॉन, आप देखोगे बेटा डिलीवरी जब होने वाली होती है ना तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ड्रॉप हो जाता है क्योंकि प्लेसेंटा वीक हो रही होती है। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। जब फुल टाइम बेटा ग्रोथ हो जाती है, फुल टर्म ग्रोथ हो जाती है बेबी की, बेबी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से भी पढ़ाऊंगी, पार्चुरेशन के लिए आ रहा है, प्लेसेंटा वीक होती है तो प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप होता है और प्लेसेंटा से कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन CRH बोलते हैं वो रिलीज होना चालू हो जाता है, जो एक्चुअल में इनिशिएट कराता है डिलीवरी के प्रोसेस को। प्रोजेस्टेरॉन तो रिलीज हो रही है, ईस्ट्रोजन भी रिलीज हो रही है। इसके अलावा बेटा नंबर 3 हमने एक हार्मोन का नाम पढ़ा था HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। क्या काम था मेरे बच्चों इसका? इसका काम था एक्टिंग जस्ट लाइक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह काम करता है, इसीलिए ये थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। यस और नो? याद आ रही है मेरी बात? ये याद आ रही है मेरी बात? ये राइट। अब बेटा कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, आपको पता है, पता नहीं वो डायग्राम है ना यहाँ, ये आपको पता है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। ये जो सर्विक्स वाला एरिया है ना बेटा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सर्विक्स वाला जो कैनाल है, सर्वाइकल जो कैनाल है वो म्यूकस से फिल हो जाता है, उस कैनाल को आप ब्लॉक कर देते हो। ये जो लिखा हुआ है ना प्लग ऑफ म्यूकस, दिस इज विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। दिस इज विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन जो आपके सर्वाइकल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और कहता है भाई ताकि बच्चा बेटा सेफली ऊपर रहे, अभी बाहर ना है। जब डिलीवरी लेबर पेन होते हैं तो ऑफ कोर्स ये प्लग ही हट जाता है बेटा, वाटर ब्रेक होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है और पता चलता है कि अब डिलीवरी होने वाली है। जब तक वो फुल टर्म ग्रोथ नहीं होती ये प्लग बेटा फिल्ड रहता है म्यूकस से और कवर्ड रहता है बेसिकली, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऑफ कोर्स जब तक डिलीवरी ना हो तब तक ये प्लग हटता नहीं है। ये प्रोजेस्टेरॉन की मदद से सर्वाइकल प्लग बनता है। सर्वाइकल प्लग इज नथिंग बट द म्यूकस जो सर्विक्स की ग्लैंड से बना। और प्रोजेस्टेरॉन कहां से आया बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम के सिक्रीशन से आया, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन बनाया। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किसने किया? HCG ने। इनफैक्ट बेटा अगर आपको पता हो ये एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है और यही वो हार्मोन है बेटा जो डिटेक्ट किया जाता है वेदर द फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट, इसको जानने के लिए। तो ये उस टेस्ट को बोला जाता है ग्रेविडेक्स टेस्ट या प्रेगनेंसी टेस्ट। जो आपकी बेटा प्रेगनेंसी टेस्ट होती है या किट्स होती हैं जिससे प्रेगनेंसी को पता किया जाता है, उसमें एक्चुअल में बेटा इसी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन को डिटेक्ट किया जाता है यूरिन में। तो इसी को बेटा डिटेक्ट किया जाता है यूरिन में और पता किया जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द हार्मोन व्हिच इज स्पेसिफिकली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त में प्रोड्यूस होगा। नंबर 4 जो सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस हो रहा है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL क्या काम करवाता है? ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड, प्रेगनेंसी के वक्त में मैमरी ग्लैंड की बेटा ग्रोथ जो करवाएगा, दैट हार्मोन इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अगेन ओनली एंड ओनली बेटा प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओनली वालों को मैं टिक मार्क कर दे रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हार्मोन का नाम देखते हैं, CRH। CRH तो वैसे बॉडी में वैसे भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। अभी आप देखोगे बेटा प्लेसेंटा का जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये किस तरीके से
बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH को रिलीज करवाएगा। अब जिसका 11th बेटा खत्म है, जिसको 11th के हार्मोन्स का नाम नहीं पता है, ये नहीं पता है कि कौन सा हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करता है और कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, फिर थोड़ी सी मौत आएगी बेटा। 11th का अगर थोड़ा बहुत भी पता है ना, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए बेटा, अगर मैं ACTH बोल रही हूँ ये किसका हार्मोन है, अगर मैं कॉर्टिसोल बोल रही हूँ किसका हार्मोन है, ईस्ट्रोजन बोल रही हूँ तो किसका हार्मोन है, नहीं तो दिक्कत है बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये क्या रिलीज करता है, इट ऑल्सो रिलीजेस बेटा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन लेटर फेजेस में सिर्फ प्लेसेंटा ही नहीं, ओवरी भी रिलैक्सिन रिलीज करता है। और रिलैक्सिन के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, रिलैक्स करना। जब बेटा डिलीवरी होनी होती है, जब डिलीवरी का प्रोसेस होता है, तो उस टाइम पे आपको चाहिए बेटा कि बच्चे का इजी पैसेज हो जाए, इजी पैसेज ऑफ द बेबी हो जाए, राइट। अब इजी पैसेज के लिए बेटा आप क्या करते हैं ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस दो प्यूबिक बोन के बीच में प्रेजेंट होती है आपकी पेल्विक गर्डल में। तो आपको चाहिए वो जो कार्टिलेज है प्यूबिक सिम्फाइसिस वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ताकि इजी पैसेज हो जाए बच्चे का। उस इजी पैसेज के लिए प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेज को रिलैक्स करने की जरूरत है ताकि आराम से बेटा वाइडन अप हो जाए एरिया और आपका बच्चा जिसका भी बच्चा है वो इजीली बाहर आ जाए। That is the function of relaxin, not only secreted by placenta but also secreted by ovary during the later phase of pregnancy. ठीक है, relaxin again बेटा only during the pregnancy. प्रेगनेंसी के वक्त तो नहीं बोलोगे एक्चुअल में, ओनली द हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा भी नहीं बोल सकते हो, नहीं ये हम नहीं लिख रहे हैं ओनली द हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि दिस इज द ओनली हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा, ओनली हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा। रिलैक्सिन के बारे में लिखोगे ओनली ड्यूरिंग पार्चुरेशन ही ये रिलीज होता है, थ्रू आउट रिलीज होता रहेगा बेटा, फिर तो डिलीवरी हो जाएगी ना। ये तो सिर्फ डिलीवरी करवाने के लिए, पार्चुरेशन करवाने के लिए ही प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में लिखेंगे ओनली ड्यूरिंग पार्चुरेशन, only during parturition, released by ovary as well during the later phase of pregnancy, during the later phase of pregnancy। काम क्या होता है, relaxes pubic symphysis for easy delivery। ठीक है, इसके अलावा बेटा और कौन से हार्मोन है, अगेन बेटा ओनली हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा, कोरियोनिक। जब नाम ही है कोरियोनिक, कोरियोन नाम कहां से आया बेटा, कोरियोन नाम आया है प्लेसेंटा से। कोरियोनिक थायरोट्रोफिन, कोरियोनिक थायरोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन हार्मोन से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ये जैसे हमारी बॉडी में थायराइड के हार्मोन्स होते हैं, थायरोट्रोफिन्स बोलते हैं, थायरॉक्सिन बोलते हैं, T3 T4 बोलते हैं, BMR को मेंटेन करता है। तो कोरियोनिक थायरोट्रोफिन स्पेसिफिकली अगेन BMR को ही बच्चे के मेंटेन करता है, बट ये कोरियन से रिलीज हो रहा होता है। कोरियन क्या है, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, राइट। तो इट मेंटेन्स BMR। आई होप हमने ऑलमोस्ट सारे हॉर्मोन्स बेटा कंप्लीट कर लिए हैं। BMR ऑफ बेबी, ऑफ फीटस। अब मैं आपको वो डायग्राम थोड़ा सा बता देती हूँ, बच्चे के बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा और मदर का यूट्राइन एंडोमेट्रियम भी किस तरीके से, इस तरीके से बेटा कोरियन के साथ में इंटरडिजिटेट हो जाता है और क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। इसको पॉज करके बेटा एक बार ये सारे हॉर्मोन्स के नाम लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक वो डायग्राम बता रही हूँ बेटा, ठीक है। देखो बहुत ही सरल सा डायग्राम बनाएंगे, कुछ बेटा कलाकारी ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे ये हमने बना लिया बेटा बेबी, बेबी की थोड़ी शक्ल भी बना ली जाए बेटा हमने कल ना, आई थिंक अब ठीक है। अब थोड़ा सा ज्यादा बेबी जैसा लग रहा है कि नहीं, आई थिंक अब तो लग रहा है, ठीक है। मैं पूरा नहीं बना रही हूं, नहीं तो ज्यादा बनाऊंगी तो अच्छा नहीं बनेगा। बेबी दिख रहा है बेटा, ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बनाने जा रही हूं मैं, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और यहां पे बेटा वो ट्रोफोब्लास्ट, देखो अभी मैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, याद करो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से कोरियन बन रहा था, बाकी बेटा एपीब्लास्ट था, हाइपोब्लास्ट था, फिर योक सैक था, एमनियन था, फिर गैस्ट्रूला बना,
3 जर्म लेयर्स बने, 3 जर्म लेयर से बेटा सारे बॉडी पार्ट्स बन गए, पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो गया। तो मैं वो वाला स्ट्रक्चर तो बना नहीं रही हूं, सिर्फ यहां पे दिखा रही हूं। इस तरीके से बेटा कोरियन है, इस तरीके से क्या है यहाँ पे कोरियन, जो ट्रोफोब्लास्ट से बनी थी, और ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड थी, यूट्रस के अंदर एम्बेडेड थी। तो यूट्रस का एंडोमेट्रियम भी जो होता है ना बेटा, इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। यूट्रस का एंडोमेट्रियम भी इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है, जिसे डेसिडुआ बोला जाता है एक्चुअल में, जो एंडोमेट्रियम ने बनाया होता है। ये फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा होता है बेटा, जो कि कोरियन कहलाता है, जो कि आपके ट्रोफोब्लास्ट से बना होता है। तो कोरियन और ये डेसिडुआ, कोरियन ऑफ द बेबी, डेसिडुआ एंडोमेट्रियम ऑफ द मदर, क्या बना रहा है बेटा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड में बेटा इस तरीके से 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, और एक सिंगल अम्बिलिकल वेन होती है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, और एक सिंगल अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है, जो मैं पिंक कलर से दिखा रही हूं। 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन बोल रही हूं, वेन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड हैज 100% फीटल ब्लड। ये डायग्राम एनसीईआरटी में है नहीं दिया हुआ इस तरीके से, आप थोड़ा सा ही अतिरिक्त है बेटा, इतना याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चे और बेबी के बीच का कनेक्शन, इसी को कट किया जाता है बेटा, तभी फीटल ब्लड मदर के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। ये क्या है बेटा, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। इसे क्या बोला, इसे बोला क्या बोल रही थी बेटा मैं अभी तक, डेसिडुआ। एंड ये हो गया बेटा फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। इसे क्या बोला, कोरियन। Decidua is nothing but the endometrium. Decidua is nothing but the endometrium. Got it? समझ में आ गई बात बेटा। 2 अम्बिलिकल आर्टरी, 1 अम्बिलिकल वेन, ये भी लिख लो। 2 अम्बिलिकल आर्टरी, 1 अम्बिलिकल वेन, ठीक है, दैट्स इट। अब देखो तुम्हें प्लेसेंटा पता चल गया, तुम्हें ये पता चल गया कि दोनों का कनेक्शन कैसे है, अम्बिलिकल कॉर्ड पता चल गया, जर्म लेयर्स पता चल गई, गैस्ट्रुला पता चल गया। अब मैं आपको सबसे पहले बेटा ये बताना चाहती हूं, एक तो गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड कितने दिन की होती है, ठीक है, कितने दिन की होती है, कितने वीक्स के टर्म में बोलते हो ह्यूमंस की गेस्टेशन पीरियड, एंटायर टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टाइम पीरियड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट मंथ में बेबी का क्या बनता है बेटा, दिल, दिल धड़कने दो। सेकेंड मंथ में बेबी का क्या बनता है, लिम्स एंड डिजिट्स, डिजिट्स मतलब फिंगर। थर्ड मंथ में बेबी का क्या बनता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड बेटा, just give me a second, yes, most of the organ system and external genitalia। external genitalia मतलब बेटा वो पार्ट्स जिससे आप ये पता कर सकते हो कि सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो, जो एक्सटर्नली विजिबल पार्ट्स होते हैं। हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया लिखा हुआ था बेटा, जेनाइटल्स, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट मंथ में क्या, सेकंड मंथ में क्या, थर्ड मंथ में क्या, फिफ्थ मंथ में क्या और सिक्स मंथ में क्या, सिर्फ यही दिया हुआ है। इसकी मैंने एक टेबल बनाई हुई है बहुत ही बढ़िया सी, और बेटा देखो इसको याद रख, इसका कंसेप्ट से ज्यादा आपको याद रखना है, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन। जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप देखोगे कि पहले ये क्यों बना, बाद में ये क्यों बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट मंथ में ये बना है तो बना है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे ये पूछा जाता है कि बताओ हेयर अपीयर्स ऑन हेड कब होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी कब होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं उससे पहले आपको क्या बताने वाली हूँ बेटा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। एंटायर पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट, the total time period of the development of baby, the time period for development of baby, development
ऑफ बेबी, देखो या तो आपने सबसे कॉमनली सुना होगा 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग बेटा आप क्या बोल सकते हो 36 वीक्स, और अगर बेटा डेज के टर्म्स में कैलकुलेट करोगे तो इंटू 7 कर दो, 6 7 सा 42, 7 3 सा 21 एंड 25 252 डेज। भाई कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं करी है? इतने दिनों से बेटा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करा नहीं है ना कि मौत आ रही है। और बेटा कई बार आप ना 36 वीक की जगह 38 वीक्स भी पढ़ोगे तो फिर आप कंफ्यूज होते हो कि मैम, और 38 वीक्स के अकॉर्डिंग 2 वीक्स का और टाइम पीरियड ऐड कर दो, तो 2 वीक्स का टाइम पीरियड ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 14 दिन ऐड कर रहे हो यार, मेरे को लग रहा है मैंने गलत करा है। इंटू 7 किया, 6 7 42, 4 ऊपर, 7 3 21 एंड 25, सही तो है, सही है। अच्छा 38 वीक्स के अकॉर्डिंग बेटा अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो तुमने 14 दिन बढ़ा दिए, 14 दिन बढ़ा दिए तो बेटा यहाँ 14 ऐड कर दो, 4 5 6 266 डेज, सही है 266 डेज। समझ गए मेरी बात बेटा? 266 डेज। अब आप कंफ्यूज होते हो कि मैम 266 डेज क्यों दिया हुआ है, 252 डेज क्यों दिया हुआ है? देखो अगर तुम बेटा कैलकुलेट करते हो टाइम पीरियड फ्रॉम गैस्ट्रूला फॉर्मेशन, गैस्ट्रूला मतलब वो टाइम पीरियड जब आपका 3 जर्म लेयर बन चुका है, अगर उस टाइम पीरियड से कैलकुलेट करोगे तो 252 डेज आएंगे, ठीक है। अगर तुम टाइम पीरियड कहां से कैलकुलेट कर रहे हो, फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ गैस्ट्रूला। एक चीज आप याद रख सकते हो, गैस्ट्रूला को बनने में कितना टाइम लगता है बेटा? 15 दिन, अराउंड 15 डेज। इसको समझना बेटा, एक ऐसे करके डायग्राम बना रही हूं, देखो इस तरीके से। सपोज किसी फीमेल का ओव्यूलेशन हुआ इस दिन, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन क्या, सपोज किसी का फर्टिलाइजेशन, ये स्पर्म है, ये हुआ फर्टिलाइजेशन, इस टाइम पीरियड पे किसी का फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, एग रिलीज हुआ, ओवा रिलीज हुआ, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, वहां से लेके गैस्ट्रूला तक बनने में, वहां से लेके गैस्ट्रूला तक के फॉर्मेशन में, फर्टिलाइजेशन से लेके गैस्ट्रूला को बनने में अराउंड आपको लगते हैं बेटा 14-15 दिन। कितने दिन लगते हैं बेटा? अराउंड 14 डेज। कितने लगते हैं? 14 डेज। अगर आप गैस्ट्रूला से पूरे बेबी का डेवलपमेंट पढ़े, गैस्ट्रूला से लेके लास्ट तक बेटा अगर आप टाइम पीरियड देखें तो ये होता है 36 वीक्स का या फिर 252 डेज का। मेरी बात समझ रहे हो? गैस्ट्रूला फॉर्मेशन से लास्ट जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा उस टाइम पीरियड को आपने बोला 252 डेज या फिर 36 वीक या फिर 9 मंथ्स। लेकिन अगर मैं गैस्ट्रूला फॉर्मेशन अगर मैं फर्टिलाइजेशन से टाइम पीरियड कैलकुलेट करूं तो वो आएगी 266 डेज। जब से फर्टिलाइजेशन हुआ तब से लेके डिलीवरी तक तो मेरे को 14 दिन और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने गैस्ट्रूला फॉर्मेशन तक के टाइम पीरियड को यहां पे कैलकुलेट नहीं किया था, यहां मैंने गैस्ट्रूला से पूरा डेवलपमेंट कैलकुलेट किया। अगर मैं 266 डेज या 38 वीक्स कहीं देख रही हूं तो ये हो गया फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई बात? कई बार बेटा आपको ये भी पूछा जा सकता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से डे कैलकुलेट करो, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बेटा और 14 दिन ऐड कर देना। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां पे कहीं हुई होगी, लास्ट मेंसेस, ठीक है, हम 28 डेज को मान के चल रहे हैं इसीलिए हम 14 ऐड कर रहे हैं। वेरिएशन हो सकती है बट हम स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल से पूछा जाएगा तो 14 डेज और ऐड हो जाएंगे तो 280 डेज आ जाएगा फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन। बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा लास्ट मेंस्ट्रुएशन से? ओ गॉड, आई थॉट ये बंद हो गया। एक सेकंड बेटा, मैं गर्म पानी पी लेती हूँ थोड़ा। ये क्योंकि बेटा बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है इसलिए मैंने बता दिया। तो और 14 दिन ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से वेरिएशन हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब बेटा जो मैं आपको बता रही थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये मैंने एक टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसी को डायरेक्टली लिख लो, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें मैं आपको क्या स्पेशल बताऊंगी। मेरे को तो याद है बेटा, आपको इसे लिख लिख के याद करना है। आप हेडिंग डालो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हाँ, इसमें एक दो चीजें मुझे आपको बतानी है जो आपको नहीं पता होंगी रिगार्डिंग सर्टेन ट्राइमेस्टर्स। आपको ये नहीं पता है ट्राइमेस्टर्स क्या होते हैं। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है सिर्फ उतना, ना ही कोई पीएचडी करनी है ना ही यहाँ पे एमबीबीएस करना है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया सिर्फ उतना। एनसीईआरटी ने दिया है कि फर्स्ट मंथ में बच्चे का हार्ट बनता है,
एनसीईआरटी कहती है फर्स्ट मंथ में बच्चे का हार्ट बनता है, ठीक है। सेकेंड मंथ में बच्चे के लिम्स और डिजिट्स बनते हैं। लिम्स मतलब बेटा फोर लिम, हाइंड लिम, डिजिट्स मतलब ये आपके फिंगर्स एंड टोज, ठीक है। देन थर्ड महीने में बच्चे का मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, आपको पता है बेटा अगला जो चैप्टर हम अगले दिन यानी कि कल पढ़ने वाले हैं उसमें आप देखोगे कि जब आप उसकी बात करते हैं, अबॉर्शंस की बात करते हैं, तो बोला जाता है अबॉर्शंस आर रिस्कियर आफ्टर 12 वीक्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर अबॉर्शंस करते हैं तो रिस्की अबॉर्शंस होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का क्या मतलब है? 12 वीक्स का मतलब तो समझ रहे हो, 3 महीने हो गए तो बेटा 12 वीक्स ही तो हो गए, 4 4 4 12 वीक्स हो गए ना। एवरी 3 मंथ्स को बोला जाता है ट्राइमेस्टर। पहले 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट 2 मंथ्स सेकेंड ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, 2 मंथ्स नहीं, नेक्स्ट 3 मंथ्स सेकेंड ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स थर्ड ट्राइमेस्टर। आप समझ रहे हो, ट्राई का मतलब 3 महीना, 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले 3 महीना सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो 3 मंथ्स बोल लो या 12 वीक्स बोल लो या बोल लो बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मंथ्स। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद कॉम्प्लिकेशन क्यों होती है? क्योंकि अगर आप देख रहे हो बेटा ज्यादातर बच्चे के ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं बेटा वो इसी महीने में बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम बच्चे का इसी महीने में बन गया। एक्सटर्नल जेनिटल्स बन गए बेटा, जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकती है। बैंड है, करना नहीं चाहिए, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। 5th मंथ में बेटा 5वां महीना वो महीना होता है जिसमें सबसे पहले बेटा आप देखो, बच्चों को कंफ्यूजन होती है पहले शरीर पे बाल आते हैं या सर पे बाल आते हैं। तो याद रख लो, पहले सर पे बाल आएंगे फिर बेटा पूरी बॉडी पे बाल आएगा, ठीक है। और जिस वक्त में बच्चे के सर पे बाल आते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है, ओ मेरे बाल आ गए, मेरे बाल आ गए, तो बच्चा मूवमेंट करता है। ये कोई लॉजिक नहीं है बेटा, ये सिर्फ एक तरीका है कि आप याद रख सकते हो कि 5th मंथ में बेटा हेयर ऑन हेड, हेयर ऑफ हेड लिख दिया मैम ने, हेयर अपीयर्स ऑन दी हेड बेटा। पहली सर पे बाल आते हैं, और सर पे बाल आते हैं तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस बेटा आपको दिखता है, क्योंकि वो खुशी से बेटा झूम उठता है इस तरीके से, हाय मेरे सर पे बाल आ गए, ठीक है। देखो अब तुम्हें ये याद रहेगा बेटा, अब तुम्हें ये याद रहेगा कि किस वक्त में, जिस वक्त में मूवमेंट हुई थी उसी वक्त में हेड पे बाल आए थे, ठीक है। चलो फिर बेटा हेयर ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर पे बाल आ गए। 5th मंथ के बाद बेटा सेकेंड ट्राइमेस्टर दिया हुआ है 6 मंथ्स, ठीक है, और सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो 6th मंथ में बेटा पूरी बॉडी पे मैक्सिमम ग्रोथ वैसे यहाँ तक हो ही जाती है। तभी कई लोग जो प्रीमेच्योर बॉर्न भी हो जाते हैं तो वो अगर केयर अंडर सुपरविजन रहे तो वो मतलब बच जाते हैं बेटा। हेयर ऑल ओवर बेटा बॉडी, और ऑल ओवर बॉडी आई तो तुम्हारी सुंदर सुंदर आईलैशेस भी बन जाएंगी, और बच्चे की आईलिड्स जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। पहले जुड़ी क्या बेटा बंद रहती है, फिर सेपरेट हो जाती है। तो आप इसको पॉज करो और आप इसको लिख लो, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। लास्ट जो बेटा इस चैप्टर का टॉपिक बचा हुआ है जिसमें थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज है, दैट इज पार्चुरेशन, क्योंकि लैक्टेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लैक्टेशन वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हार्मोनल कंट्रोल एंड एवरीथिंग। लास्ट बेटा जो हार्मोनल कंट्रोल थोड़ा सा बचा हुआ है और टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद बेटा PYQs करेंगे, वेट करना, और आप अपने नंबर जरूर बताना कि कितने नंबर आपके आए, ठीक है। अच्छा लास्ट क्या है बेटा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का क्या मतलब होता है? बच्चे की डिलीवरी, द डिलीवरी ऑफ द बेबी। पार्चुरेशन का क्या मतलब होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी। अब हो क्या रहा है, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बेटा समझते जाना, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते जाना। बच्चा फुल टर्म हो चुका है, डिलीवरी होनी है, प्लेसेंटा वीक हो गई, वीक प्लेसेंटा हो गई तो आप बेटा प्लेसेंटा का जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है सबसे पहले वो ड्रॉप करता है। इस हार्मोन का बेटा जो अमाउंट है सबसे पहले वो ड्रॉप करता है, क्योंकि अगर ये ड्रॉप नहीं करेगा तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम में आ रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ड्रॉप होता है एंड बेटा प्लेसेंटा स्टार्ट रिलीजिंग CRH। आपने बेटा इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है तो मैं वापस से नहीं लिख रही हूं यहां। प्लेसेंटा विल स्टार्ट रिलीजिंग बेटा कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। प्लेसेंटा क्या बनाना स्टार्ट करी बेटा? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा बेटा फीटस के पिट्यूटरी के पास, फीटल एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो बेटा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होते हैं। फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और फीटस के पिट्यूटरी को बोलेगा कौन सा हार्मोन रिलीज करने के लिए बच्चों? फीटस का एंटीरियर पिट्यूटरी विल स्टार्ट रिलीजिंग ACTH। नाम आपको याद होना चाहिए, 11th में पढ़ा है आपने, एड्रीनो
कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। जैसे CRH का काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH को रिलीज करवाना, वैसे ही ACTH का काम होता है बेटा, ये जरूर ध्यान देना, मैं फीटस की बात कर रही हूं या मदर के पिट्यूटरी की बात कर रही हूं, बेबी के किडनी की बात कर रही हूं या मदर के किडनी की बात कर रही हूं, अभी तक मैं बेबी की ही बात कर रही हूं। ये फीटस के बेटा एड्रीनल ग्लैंड से क्या रिलीज करवाता है, ये फीटस के एड्रीनल कॉर्टेक्स एरिया से। अगेन बेटा देखो, जो लोग 11th का नहीं पढ़ के आए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, उनको नाम याद नहीं होंगे। एड्रीनल ग्लैंड जब 11th में पढ़ाया जाता है तो बोला जाता है उसके दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है कॉर्टेक्स वाला हिस्सा जो आउटर एरिया होता है जिसके 3 लेयर्स होते हैं, ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्युलेटा एंड रेटिक्युलरिस जिसके कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है, और फिर मेड्यूला वाला एरिया होता है सेंटर वाला जिसके 2 हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इसने कॉर्टेक्स वाले एरिया पर एक्ट किया और इसने कॉर्टेक्स को 2 हार्मोन सिक्रीट करने के लिए बोला। एक इसने सिक्रीट करने के लिए बोला बेटा कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, और एक उसने बोला बेटा DHEA, ये भी आप पढ़ चुके हैं लेकिन 11th में, डाई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। अभी मैं बताती हूँ ये फर्दर क्या करेंगे ये फर्दर क्या करेंगे बेटा, जरा देखना, ठीक है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का सबसे पहले काम होता है बेटा ओपनिंग ऑफ एल्वियोलाई। बेटा जब बच्चा पैदा होता है ना, अभी तक तो उसका लंग्स फंक्शनल नहीं था, अभी तक तो वो प्लेसेंटा के थ्रू बेटा सारा काम कर रहा था। जब वो पैदा होता है उसका रोना क्यों जरूरी होता है, आपने देखा होगा बच्चा बहुत तेजी से रोता है, क्यों रोता है, क्यों उसका IIT मेडिकल करना है पहले से पता है इसलिए रोता है? नो, दैट्स नॉट द रीजन बेटा। काश सारे पेरेंट्स ये बात समझे पहले से, बेटा बच्चा पैदा नहीं हुआ ये तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अरे भाई बहुत सारे ऑप्शन है यार जीवन में, खुश रहने दो, अभी तो पैदा हुआ है, ठीक है। कई बच्चों का बेटा मीम बन जाते हैं, सड़ी हुई शक्ल के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, सड़ी हुई शक्ल के साथ पैदा होते हैं मतलब फेस एक्सप्रेशन बेटा, वैसे सड़ी हुई शक्ल का मेरे कहने का मतलब बेटा सुंदरता से नहीं था, वरना तुम लोग कुछ भी समझोगे, ठीक है। 1 सेकंड बेटा, हाँ दुखी कर देते हैं बच्चे को पैदा होते ही। खैर बेटा वो फंक्शनल उसके लंग्स पहली बार हो रहे थे, तो जब वो सांस लेता है उसकी ब्लड वेजल्स बेटा डायलेट करती है, नाइट्रस ऑक्साइड का भी कॉन्सेप्ट है, कॉर्टिसोल का भी कॉन्सेप्ट है जो उसके एल्विलाई को खोलने के काम में आती है। जब वो ब्रीथ करता है तो उसको पेन होता है, तो जब वो उसको पेन होता है वो रोता है, तो ऑफकोर्स बेटा पेनफुल है इसीलिए वो रो रहा है, और वो होना जरूरी है, तभी पता चलता है कि वो सांस ले रहा है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ एल्विलाई के लिए काम में आता है कॉर्टिसोल। DHEA जो होता है ना बेटा, डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन, इसका कन्वर्जन हो जाता है, इसका कन्वर्जन हो जाता है ईस्ट्रोजन में। अब आप बोलोगे कि मैम ईस्ट्रोजन की क्या जरूरत है इस वक्त प्रेगनेंसी में, देखो प्रोजेस्टेरॉन तो कम हो गया लेकिन अभी भी ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन का क्या काम है अभी मैं बता रही हूं। और ये कन्वर्जन बेटा किसने किया, प्लेसेंटा ने। प्लेसेंटा ने इस DHEA को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये बनाता है बेटा मेक्स ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, इट मेक्स ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। बेटा आपको पता है बच्चे की जो डिलीवरी है, पार्चुरेशन है, इसको बोला जाता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरॉन्स और हार्मोन्स दोनों इन्वॉल्व है, अभी आपको मैं और भी दिखाऊंगी। अभी हार्मोन्स का तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा, हार्मोन्स का तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और ऑफकोर्स बेटा एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भी जाता है तो वो न्यूरॉन्स की मदद से जाता है, ठीक है, नर्वस कंट्रोल है। अब देखो ये तो बेटा बेबी की बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा था, आपने ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बना दिया। ऑक्सीटोसिन के क्यों रिसेप्टर्स चाहिए, ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है एक तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क को इजेक्ट करने के काम में आता है, और इसको बोला जाता है बर्थ हार्मोन। आपको पता है बर्थ हार्मोन क्योंकि वो यूट्रस के मसल वाली लेयर मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है जो बच्चे के डिलीवरी के लिए जरूरी है। जिन फीमेल्स को लेबर पेन नहीं आता है ना, उसको आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, पिटोसिन बोलते हैं उसको, लेबर इंड्यूस करने के लिए। और ऑक्सीटोसिन से सिर्फ कुछ नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स भी चाहिए, उसके रिसेप्टर्स ईस्ट्रोजन ने बना दिए, ठीक है। तो मैं एक बारी मदर वाला कॉन्सेप्ट आपको लिख के बताती हूँ कि फिर मदर की बॉडी में क्या हो रहा है, ठीक है। हम बोलते हैं इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक पूरा रिफ्लेक्स है ये। वो क्या रहा है, फुल्ली डेवलप्ड बेबी हो गया, फुल्ली डेवलप्ड बेबी या फीटस,
इससे बेटा न्यूरल सिग्नल्स जाएंगे, तभी तो न्यूरो एंडोक्राइन है। इससे न्यूरल सिग्नल्स कहां जाएंगे बेटा? अब ध्यान देना, मदर के मैटरनल हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस बेटा सिग्नल देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन स्टोर्ड है जिसे ऑक्सीटोसिन बोलेंगे। रिलीजेस ऑक्सीटोसिन, क्या रिलीज करना चालू किया? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया बेटा? ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूटेराइन मायोमेट्रियम, जिसमें क्या होती है बेटा? यूटेराइन मायोमेट्रियम में क्या होती है? यूट्रस के मायोमेट्रियम में होती है बेटा स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शंस। इससे क्या होंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्शंस। इनफैक्ट आपको पता है बेटा, जैसे ही इनिशियल छोटे मोटे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, ये कॉन्ट्रैक्शंस फर्दर और ज्यादा बेटा स्टिमुलेट करेंगे ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन को। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतना विगरस कॉन्ट्रैक्शन, मतलब छोटे कॉन्ट्रैक्शंस ने और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाया, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन से और विगरस कॉन्ट्रैक्शन हुए, और विगरस कॉन्ट्रैक्शन से बेटा बधाई हो, पार्च्यूरेशन हो जाता है। इसीलिए इसे बेटा एक तरीके का न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोला जाता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम बेटा रिलैक्सिन भी अपना काम कर रही होगी, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर रही होगी। कितने सारे हार्मोन्स का देखो काम है। अगर वो वाली चीज नहीं होती तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स नहीं बनते, ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर नहीं बनता, ऑक्सीटोसिन की बाइंडिंग कैसे होती? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, सो दैट्स हाउ बेटा वी फिनिश ह्यूमन रिप्रोडक्शन। काफी बड़ा चैप्टर था, रिकॉर्डेड फॉर्म में था तो थोड़े इजीली हो गया बेटा, नहीं तो लाइव में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन बेटा अब सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है, मैं आपको पिछले 5 साल का थोड़ा क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको ये आइडिया रहे कि पेपर कहीं बेटा इटली से, फ्रांस से, यूएस से, चाइना से, जापान से नहीं आता है, पेपर यहीं से आता है, एनसीईआरटी से आता है। ध्यान रखना बेटा, आप दिशा ना भटको। मैं अपने लक्ष्य के स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, अर्जुना के स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, प्लीज दिशा मत भटको। ठीक है, कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। नेता नहीं बनना है बेटा यहाँ, और यहाँ तो डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना है, कतई नहीं बनना है, क्योंकि रियल में बन नहीं पाओगे। फिर जितना बेटा इधर उधर का पढ़ोगे, वो भी इस वक्त गोल्डन टाइम में, उतना अपना वक्त बर्बाद करोगे। तो समझ जाओ बेटा और संभल जाओ। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्या? 2022 का क्वेश्चन। 2022 में बेटा 3 क्वेश्चंस आए थे। 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप बेटा इसको पॉज करोगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन कर रही हूं बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन। आप पॉज करना, आंसर देना, फिर आंसर चेक करना, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको पूछा गया कि कौन सा इसमें से सही बैठता है। रिलीज ऑफ द स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज परमिएशन। रिलीज ऑफ द स्पर्म्स इनटू, बेटा दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी कहती है रिलीज ऑफ द स्पर्म आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज परमिएशन। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। स्पर्मियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। नहीं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स की फॉर्मेशन तो है, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया से नहीं, फ्रॉम दी राउंड स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। हमें मिल गए बेटा 4 नंबर। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप पॉज करना और आप नोट करना। ठीक है, पहले छोटा वाला क्वेश्चन देख लो, वो थोड़ा बड़ा है। पहले ये भी 2022 का ही है बेटा। ठीक है, At which stage of life oogenesis process is initiated? oogenesis बेटा स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक लाइफ से, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मिल गए हमें 4 नंबर बेटा। इजी क्वेश्चन। पहले 2 सवाल तो बहुत इजी थे, इसमें बच्चों ने थोड़ी गलती की थी, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट फॉर oogenesis? इसमें से वो स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट कर लो जो तुम्हारा आंसर होगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो वैलिड है, oogenesis के लिए वैलिड नहीं है।
इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। बेटा देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है, हैप्लॉइड गैमेट ही बनता है, स्पर्म भी हैप्लॉइड है, लेकिन ये oogenesis के लिए भी करेक्ट है क्योंकि हैप्लॉइड गैमेट ही तो बनता है बेटा ओवम, तो ये दोनों के लिए करेक्ट है, ये आपका आंसर नहीं होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट है क्योंकि oogenesis के केस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर एनसीईआरटी ढंग से रीड करोगे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये जो स्पर्मेटिड की स्पर्म्स में कन्वर्जन हो रही है ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट टेक्स प्लेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। ऑब्वियसली मियोसिस कंप्लीट होने के बाद ही हो रहा है बेटा, स्पर्म्स का कन्वर्जन हो रहा है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है स्पर्मेटिड का, इसे डिफरेंशिएशन बोलते हो या स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हो। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट है लेकिन oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है। मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, बिल्कुल सही, कॉन्टिन्यूअसली, बिल्कुल सही, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट है, oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है क्योंकि oogenesis में बेटा कंटिन्यूअसली माइटोसिस नहीं होती है, सॉरी मियोसिस नहीं होती है, मियोसिस अरेस्ट होती रहती है, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ओनली ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉट ट्रू फॉर oogenesis। It is controlled by luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secreted by anti-repituitary। बेटा ये दोनों के लिए करेक्ट है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी करेक्ट है, oogenesis के लिए भी करेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, बिल्कुल सही बात बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट है, ये oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है बिकॉज प्यूबर्टी के वक्त में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुई लेकिन oogenesis स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आंसर हो जाएगा बी सी डी, बी सी ई, BCE, yes, this is बेटा द करेक्ट आंसर। हमें मिल गए 2022 में बेटा काफी ज्यादा नंबर, आप अपने नंबर कैलकुलेट करते रहो। हम बढ़ते हैं बेटा 2021 का पहला सवाल, पॉज करना और आंसर देना। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट इन, रिसेप्टर्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, जोना पेलुसिडा में। आपने देखा बेटा फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं, वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, जोना पेलुसिडा में। इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस की बात तो है नहीं, हमने पढ़ा था बेटा, रिसेप्टर्स होते हैं, रिकॉग्निशन होती है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है और आगे फर्दर बेटा ऑफ कोर्स फिर एक्रोसोमल रिएक्शन पे प्रोसीड करते हो। Which of these is not an important component of initiation of parturition in human? अभी parturition पढ़ा, इसमें से कौन सा parturition का important factor नहीं है? Increase in estrogen and progesterone ratio, synthesis of prostaglandin, prostaglandin का concept बताना मैं अभी just मेरे को अभी याद आ रहा था कि छूट गया है, वो भी आपको मैं बता देती हूँ, लेकिन आप फिर भी ट्राई करो। Release of oxytocin, release of prolactin। बेटा देखो बोला इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी बेटा रिलीज होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आप वहीं पे नोट करना जहां आपने कॉर्टिसोल लिखा है। जो ये कॉर्टिसोल है ना बेटा, एक तो हमने इसका फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एक तो हमने इसका फंक्शन लिखा है कि ये एल्वियोलाई को डायलेट करने के काम में आता है, ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है बच्चे की। इसका दूसरा काम होता है हेल्प्स इन प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन, prostaglandin secretion from uterine wall। ये बेटा यूटरस की वॉल से प्रोस्टाग्लैंडिन को भी सिक्रीट करवाने में मदद करता है। आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है कॉन्ट्रैक्शंस, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शंस करवाना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट भी बेटा चेंज होता है, ये कॉर्टिसोल भी करवाता है, यूटरस की वॉल से सिक्रीट होता है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। तो कौन सा इंपॉर्टेंट बेटा, पार्चुरेशन में प्रोलैक्टिन का कोई रोल ही नहीं है, प्रोलैक्टिन का क्या रोल है, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन, ईस्ट्रोजन का अमाउंट ऑफ कोर्स, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो तो बढ़ ही रहा है ना बेटा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन घटता है ईस्ट्रोजन बढ़ता है, ओवरऑल ईस्ट्रोजन का रेशियो बढ़ रहा है, 1 2 3 हो रहे होंगे, 4th चीज नहीं हो रही है। हमें मिल गया बेटा 4 नंबर। लेट्स मूव टू 2020 के क्वेश्चंस बेटा। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट, बेटा आप देखो इसमें ना ध्यान से बढ़ना, क्योंकि कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो तुम्हें 2 के आंसर्स लग रहे होंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको पॉज करके आंसर दो, फिर मैं सॉल्व कर रही हूँ। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन, डी का हो गया 3, अरे यार डी का 3 एक ही में दिया हुआ है, ए का 2, ओवरी का ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन,
बी का 1 प्लेसेंटा का बेटा ऑफकोर्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरॉन ओनली। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम कॉर्पस ल्यूटियम तो मैम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है मैम, फिर प्रोजेस्टेरॉन ओनली हम क्यों मार्क करें मैम कॉर्पस ल्यूटियम में? वो इसलिए मार्क करें क्योंकि बाकी ऑप्शन फिर सही नहीं बैठेंगे। अगर आप सी का आंसर बेटा प्रोजेस्टेरॉन ओनली की जगह सी का आंसर 2 दे देते हो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो फिर बेटा आप देखो कि बाकी ऑप्शंस कैसे सही बैठ रहे हैं कि नहीं। फिर लेडिक सेल्स का 1 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, वो गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग लेडिक डी का 4, इसके अकॉर्डिंग लेडिक सेल्स का प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा विच इज ऑल्सो रॉन्ग। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करोगे ऑप्शन 4 करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉर्पस ल्यूटियम का सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, बट अकॉर्डिंगली बेटा क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। 2020 का पहला सवाल +4 हमें मिल गए। 2020 का अगला सवाल बेटा ऑन योर स्क्रीन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड नहीं होती, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड, फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड, ओवम हैप्लॉइड। फिर भी बाकी चेक कर लो, स्पर्मेटोगोनिया नहीं है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं है, हो गया बेटा। कितना इजी है बेटा, बताओ एक बारी कितना इजी। आपको इससे ज्यादा इजी क्या क्वेश्चन चाहिए? अब आप बोलते हो एनसीईआरटी से नहीं है, एनसीईआरटी से नहीं है, हमारे टाइम पे डिफिकल्ट आएगा, हमारे टाइम पे डिफिकल्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हुआ अपने दिमाग से निकाल दो। देखो सीधा क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी 3rd मंथ की बात कर रहा है, क्या बनता है? आईलिड्स, आईलैशेस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म बेटा। हेड इज कवर्ड विद फाइन हेयर, फर्स्ट मूवमेंट बेटा 5th मंथ में आपको दिखता है, गलत, ठीक है, दोनों 5th मंथ में। एकदम डायरेक्ट सवाल बेटा +4। ऐसे डायरेक्ट सवाल में अगर गलती करोगे बेटा तो फिर तो दुख वाली बात है। 2019 का सवाल बेटा एकदम सीधा सवाल, पाथवे ऑफ स्पर्म पूछा हुआ है आपसे, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म पूछा हुआ है, खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया नहीं, पहले वासा एफरेंशिया आता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस करेक्ट है, वासा एफरेंशिया करेक्ट है, एपिडिडाइमिस करेक्ट है, वैस डिफरेंस एपिडिडाइमिस के बाद वैस डिफरेंस करेक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट करेक्ट है, यूरेथ्रा करेक्ट है, यूरेथ्रल मीटस करेक्ट है, ऑप्शन 2 +4। आप चाहो तो बाकी भी चेक कर सकते हो, आई डोंट थिंक कि हमें चेक करने की जरूरत है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट बेटा +4, ठीक है। चलो चलो अगला सवाल, अगेन ये 2019 का ही क्वेश्चन है। एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर्स। सेकंड पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये मैं बोल चुकी हूं कि फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन हो जाती तो ओवम बन जाता, फर्टिलाइजेशन से पहले बट आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। एंट्री ऑफ स्पर्म जैसे ही हुई, सेकेंडरी oocyte ने अपना एरेस्ट रिलीज किया, सेकेंडरी oocyte एरेस्ट रिलीज किया, ओवम बन गया और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो गई, फिर जाके बेटा फर्टिलाइजेशन होगा। बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, +4। एक बस बेटा ये एक सवाल बेटा 2018 में आ गया था, जिसकी वजह से बच्चे हाहाकार मचाते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। बेटा सिर्फ एक बार पूछा गया था और रिसेंट ईयर्स में बिल्कुल एनसीईआरटी से आप डेविएट नहीं करते हो, उसके लिए आपको इतना सारा, देखो एक सवाल के लिए आप वो चीजें पढ़ लो जिससे पूरा चैप्टर ही कॉम्प्लिकेट हो जाए, दैट डजंट मेक एनी सेंस। आप देखो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की क्या आ रही है रिसेंट ईयर में और क्या पढ़ना है, ठीक है। हमने ऑलरेडी देख लिया बेटा एमनियन का ओरिजिन क्या होता है बेटा, एक्टोमीजोडर्मल, सो एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, दिस इज द ओनली क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से आ गया था, ठीक है। बट डोंट बी स्कैर्ड, पढ़ाई ढंग से एनसीईआरटी से करो, नोट से करो, 100% क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा आपसे, ठीक है। अगेन बेटा 2018 का क्वेश्चन है, हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बेटा कौन कौन से हार्मोन प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं? HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है? प्रोलैक्टिन प्लेसेंटा का हार्मोन ही नहीं है पहली बात तो। HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन मेंटेन नहीं करवाता। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। तो HCG भी प्लेसेंटा, HPL भी प्लेसेंटा, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है, मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन करेक्ट है। इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है बेटा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर द हार्मोन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। +4 इजी क्वेश्चन। मैच द कॉलम कर लो बेटा। प्रोलिफरेटिव फेज, जिस वक्त में यूट्रस की वॉल बन रही होती है, प्रोलिफरेट कर रही होती है, उस वक्त में ओवरी में फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं। ए का हो गया 2, ए का 2 सिर्फ एक ही में दिया हुआ है बेटा, ऑप्शन 3। बी का हो गया 3, सिक्रीटरी फेज, ऑफ कोर्स जब यूट्रस में ग्लैंड बनते हैं उस वक्त में बेटा ओवरी में ल्यूटियल फेज चल रहा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। व्हाट इजी क्वेश्चन बेटा, सच एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो आखिरी सवाल, यार बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आखिरी सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको करेक्ट कर लो, फिर वी कैन वाइंड अप द सेशन।
द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन ऑफ स्पर्म। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, करेक्ट, while in spermiation spermatids are formed, नहीं। in spermiogenesis spermatozoa from Sertoli cells are released into the cavity, नहीं। in spermiogenesis spermatozoa are formed, while in spermiation spermatozoa are released from the Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubule, correct answer है बेटा, ठीक है, ऑप्शन 4। तो that's it for today, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। बेटा देखो यहाँ पे एक बारी ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका बताऊंगी, इसका क्या आंसर, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इसका क्या आंसर दिया हुआ है एक बारी मैं आपको अगली क्लास के स्टार्टिंग में बता दूंगी इसका क्या आंसर दिया हुआ है एनटीए ने, कि क्योंकि अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि उसमें स्पर्मिएशन की डेफिनेशन दी हुई है, रिलीज ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन कहती है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर मैं एनसीईआरटी की लाइन को कंसीडर करूं तो ये फॉल्स दिया हुआ है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है शायद एनटीए ने इस स्टेटमेंट को ट्रू दिया हुआ है, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, ये मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। लेकिन आप बेटा इस क्वेश्चन में अगर आप मतलब नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी मैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा वैसे भी बाकी स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको करेक्ट मान के चल सकते हो कि इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट्स टोटली गलत है। आपको समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है, तो मैं एक बारी उसका अगली क्लास में आपको बता दूंगी कि क्या आंसर दिया था एनटीए ने। बट एनीवे आई होप, कभी कभी एक आधा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ जाते हैं, बट आई होप कि यू एंजॉयड दिस सेशन, आई होप यू स्कोर्ड वेल एंड यू एंजॉयड द लेक्चर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन फाइनली खत्म हो गया है। अब हम बेटा एक बहुत ही अच्छा और एक ऐसा चैप्टर जो आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।